हमने तो रिटर्न 2 बार निकाला है सीएपीएफ का, तो अब अच्छे से बता सकते हैं क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा? तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि आप उन चीज़ों में गलती नहीं करते जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, पर उनमें करते हैं जिनके लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं। सी स्कोर्ड 109 मार्क्स इन पेपर 2 एंड 109 मार्क्स इन द इंटरव्यू पार्ट। पीवाईक्यू से यूपीएससी का माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज़ द डे माय रिजल्ट केम, उसके नेक्स्ट डे ही माय फादर गॉट हार्ट अटैक। मेरी दीदी को अफसर बनना है, तो वो अफसर बनेगी, मैं उनके कंधे पर वो 3 सितारे देखूंगा ही। मुझे यहाँ पर 109 मार्क्स दिए गए थे इंटरव्यू में, एंड दैट सेम मार्क्स आई रिसीव्ड इन द फाइनल इंटरव्यू व्हेन आई केम टू एवीकेएस। यहाँ पर मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे, यहाँ से आई गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ हो जाएगा, अच्छा जा रहा है। कि जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल चाहते हैं ना कि हमें मिल ही जाए, तो आप इतना प्रिपेयर करते हैं उसके लिए कि आपको पता नहीं होता कि रुकना कहाँ है। पेपर 2 के रिगार्डिंग क्या सजेस्ट करना चाहोगे कैंडिडेट्स को कि वो कैसे 100+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो स्कोर किया है? जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोभन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। कैंडिडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट है आभा मिश्रा। सी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 55 इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जामिनेशन। 2023 में लॉन्ग जंप में बाहर होने के बाद 2024 में लास्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया और टॉप 100 में अपनी जगह बनाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेहनत का अगर कोई पूछे कि जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, तो शी इज़ द एग्जाम्पल, और आप लोगों की जर्नी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेलो आभा, कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर, थैंक यू। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है और कैसे विद टाइम ये सीएपीएफ की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? मैंने अपने बीएससी ऑनर्स श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से कंप्लीट की इन बॉटनी। उसके बाद से मेरा शुरू से ही रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ था। इवन इन सिविल सर्विसेज माय मेन फोकस वाज यूनिफॉर्म सर्विसेज। सो बिफोर गिविंग द सीएपीएफ एग्जाम आई आल्सो अपीयर्ड फॉर द सीडीएस एग्जाम। और उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हुए ही आई गेट टू नो अबाउट सीएपीएफ। और सीएपीएफ 2023 में एज यू सेड कि मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, बट आई वाजंट एबल टू क्लियर द फिजिकल। उसके बाद 2024 में although I wasn't expecting, but finally I was able to secure AIR 55. चलो वो तो मतलब चलो आपने बताया कि हाँ भाई उसमें भी आईपीएस पढ़ना चाहते थे और यहाँ पे भी यूनिफॉर्म सर्विसेज ने अट्रैक्ट किया, तो जिसके कारण सीएपीएफ आपने ऑप्ट किया। अब कैसा लग रहा है ऑफिसर सीएपीएफ में नाम आने के बाद? शुरू में तो आप विश्वास ही नहीं करते जब रिजल्ट आता है कि आपका नाम आ गया, बट विद टाइम यू फील वेरी हैप्पी कि आप कुछ चाहते थे और वो आपको मिल गया। सो आई एम वेरी लकी टू बी वन ऑफ दोज जिन्होंने कुछ चाहा और उनको वो मिल गया। तो कैसी जर्नी रही ओवरऑल, बता सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद कैसे आपने रिटर्न के रिगार्डिंग अप्रोच रखी और फिर फर्दर फिजिकल की अप्रोच रखी? क्योंकि एक बार तो जब सेटबैक आ जाता है उसके बाद तो नॉस्टैल्जिया हो जाता है और कहीं ना कहीं मन में डर भी आ जाता है कि लास्ट अटैम्प्ट वैसे है, होगा नहीं होगा। लास्ट अटैम्प्ट के प्रेशर को कैसे हैंडल किया? सो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2021 और उसके बाद मैं प्रिपरेशन में जुट गई। एज आई सेड कि आई ऑल्सो गेव सीडीएस बट कुडंट मेक इट, आई वॉज कॉन्फिडेंस्ड आउट। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की सिविल सर्विसेज की। 2023 में बिफोर गिविंग द सिविल सर्विसेज आई गेव सीएपीएफ एसी। सो वहाँ पे तो मैंने किया, लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे तो आई हैव अ हाइट ऑफ 157.5 सेंटीमीटर। इतनी रिक्वायरमेंट है फीमेल की? जी, मैं बिल्कुल रिक्वायरमेंट लाइन पे हूँ। तो एक बड़ा चैलेंज ये था कि टिल नाउ आई हैव बीन वेरी वेल एकेडमिकली, लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए तो डेट साइड हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो एक तो दौड़ना बहुत बड़ा संघर्ष था मेरे लिए। अच्छी हाइट वाले लड़कियों को भी हमने बाहर होते देखा है, 100 मीटर में भी रहते देखा है, लॉन्ग जंप में भी रहता है देखा है जी। लेकिन उस समय हर इंसान का अपना चैलेंज होता है, बट फॉर मी इट वाज अ चैलेंज कि मैं उसको कैसे करूँगी। तो किसी तरीके से मैं दौड़ना सीख गई। आई वाज एबल टू क्लियर 100 मीटर, उसके बाद 800 मीटर भी कर लिया। लेकिन लॉन्ग जंप एक बड़ी तकलीफ थी मुझे, और लॉन्ग जंप मेरा लास्ट तक नहीं हुआ। और मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, क्योंकि फिजिकल जब कोई शुरू पहली बार दौड़ता है तो उसको पता होगा कि आपको पूरे शरीर में ही दर्द शुरू हो जाता है। और जब आप स्टूडेंट फेज में होते हो ना, और जब आप सिविल सर्विसेज या सीएपीएफ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज, और आप ज़्यादा समय किताबों में बिताते हैं ग्राउंड के कंपैरिजन। और जब एक टाइम के बाद सीधा ग्राउंड में उतरते हैं तो तब बॉडी चीखती है और बोलती है ये काम मुझे ले आए। तो मेरी बॉडी कुछ ऐसे ही चीख रही थी। लेकिन मेरे जो कोच थे तो उनका एक नियम था, जिन लोगों ने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी तो उन्होंने भी ये रूल बताया। तो उन्होंने बोला कि आभा, अगर आप गिर भी जाओ, रेंगते हुए भी आओ, बट डू कम एटलीस्ट फिनिश लाइन तक आए। फर्स्ट डे से उनका ये रूल था। तो
काफ़ी मेहनत की मैंने और मैं वहाँ पर गई भी देने, लेकिन जब क्लियर नहीं हुआ तो एक डिसअपॉइंटमेंट आपको खुद के लिए होती है बिल्कुल कि आपने मेहनत की नहीं हुआ, एक उन लोगों के लिए भी होती है जिन्होंने आपकी मदद की कि दे हैव बीन विद यू, और आप किस मुंह से उनके पास जाएंगे और बताएंगे कि मैं क्लियर नहीं कर पाई। डिसअपॉइंटिंग जर्नी हो जाती है ऑटोमेटिकली जब आप एग्ज़ाम इतनी मेहनत से निकालते हो। मतलब आप ऐसा समझो कि 300 वैकेंसी है तो 2000 के आसपास कैंडिडेट्स का ही एग्ज़ाम निकला है, रिटर्न वाला पार्ट निकला है, और आपको फिर आप फिजिकल पे अगर आउट हो जाते हो तो वो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जी। वो तो उसके बाद कैसे मैनेज किया फिर 23 के बाद? 23 मेरे लिए 23-24 का जो फेज़ रहा है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है इन अ सेंस। 23 आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड। तो लोग कहते हैं कि लोग तब छोड़कर जाते हैं जब आप फेल हो रहे होते हो। मेरे साथ उल्टा था, जब मैं सक्सीड होने लगी तो लोगों ने मुझे छोड़ना शुरू किया। तो शी लेफ्ट मी, और विदाउट टेलिंग अ रीज़न की क्यों। और उसी बीच जब मेरा ये नहीं निकला, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई कट माई हेयर वेरी शॉर्ट एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी। उसके बाद मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन की। आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन 2024 सिविल सर्विसेज का, और मैं वो भी क्लियर नहीं कर पाई। वेरी डिसअपॉइंटिंग। कितने सालों से आप पढ़ रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। होता है जब कंसिस्टेंसी से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा हो तो फिर कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, और उनसे भी ज़्यादा जो सेल्फ डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हो कि इतनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको आप मीट नहीं कर पा रहे, खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट नहीं कर पा रहे। जी। तो उसके बाद मैंने CAPF का फिर से एग्ज़ाम दिया और मैं पेपर दे कर आई लेकिन चूँकि मुझे पता नहीं था कि उस साल का जो पेपर है वो बाकी सालों से टफ था और कट ऑफ कितनी जाएगी, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया था। जो फ्रेंड गेव था एग्ज़ाम, और मुझे ऐसा एक अंदाज़ा लगा कि आई माइट बी स्कोरिंग अराउंड 118-117। तो मुझे लगा कि अब तो होना ही नहीं है। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं कर क्या रही हूँ ज़िंदगी में। दैट वॉज अ वेरी शैटरिंग फेज फॉर मी कि तो कुछ भी नहीं होगा। देन अनएक्सपेक्टेडली आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम, बट आफ्टर देन उसके बाद भी जर्नी और थोड़ी टफ ही होती गई, बिकॉज द डे माई रिजल्ट केम उसके नेक्स्ट डे ही माई फादर गॉट हार्ट अटैक। सो ही वॉज एडमिटेड। अब ही वॉज इन BHTC, और वहाँ पे ही वॉज एडमिटेड। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द फिजिकल ही नहीं निकाला है मैंने पिछली बार भी लॉन्ग जंप। तो अब आप दौड़ेंगे कहाँ, कूदेंगे कहाँ। तो BHTC का ही जो ग्राउंड था, आई यूज टू जंप देयर। कभी यहाँ लग रही है, कभी कहीं लग रही है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप इमोशनली भी स्टेबल नहीं हैं, आपको पता नहीं है। माई फादर हैज़ वर्कड रियली हार्ड फॉर मी, माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। अगर ये लोग नहीं होते, एंड लेटर ऑन माई अंकल जिन्होंने मुझे मेंटोर किया टू कम टू दिस प्लेस, उन्होंने अगर ये लोग नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी कहीं भी जा पाती हूँ। बट लास्ट के कुछ दिन बचे थे, मैंने अपने कोच को कॉल किया कि कोच आ करना ही है करना ही है इस बार, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट चांस है और अपना बेस्ट चांस बनाना है इसमें। हाँ, तो ही सेड कि ठीक है आ जा। एंड देन आई वेंट बैक, और उन्होंने फिर मुझे कराया, एंड फाइनली आई वॉज एबल टू क्लियर द फिजिकल। लेकिन फिजिकल भी जो लॉन्ग जंप है वो मैं अपनी 3rd अटैम्प्ट में निकाल पाई। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स आई वॉजेंट एबल टू क्लियर, और तीसरी अटैम्प्ट में जब आप फिजिकल क्लियर करते हैं तो 2 लाइनें बनाई जाती हैं, एक इन कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है, वो जो जिनका क्लियर हो चुका है फिजिकल, और जो इनका अभी पेंडिंग है, जो रिजेक्ट हो चुके हैं, इधर आ जाओ वो रिजेक्ट वाले। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे उन्हीं बच्चों के साथ बैठना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, हाँ, जो सिलेक्टेड है मुझे उनके साथ ही बैठना है। और बस मेरे दिमाग में आपको बताया जाता है कि आप 30 स्टेप से करें, 32, 23, 22। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं फॉलो करना। आई टुक 7 स्टेप्स, मैं पीछे आई, वहाँ से आई रैन, और आई वॉज एबल टू क्लियर द लॉन्ग जंप। एंड एट दैट टाइम जो वहाँ ऑफिसर थे, सेड सिलेक्टेड, एंड दैट वर्ड स्टेड विद मी टिल द वेरी एंड। उसने जो सेटिस्फेक्शन दी होगी वो दुनिया ने किसी चीज़ ने नहीं दी होगी, जो उन शब्दों ने दी होगी। जी। उसके बाद इंटरव्यू फेज कैसा रहा आपका? इंटरव्यू फेज बहुत रिग्रेस रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन तो होना नहीं है। रिग्रेस आपका रहेगा ही, क्योंकि जब लास्ट अटेम्प्ट का जो प्रेशर होता है ना, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैंडिडेट्स जो जिनका अटेम्प्ट होगा वो भी समझ पा रहे होंगे। आप किसी भी मोमेंट पे 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहोगे, और आप चाहोगे कि अगर 100% है ना तो मैं 200% एफर्ट डाल दूँ उसमें, ताकि कोई मन में ये ना रहे कि और कर सकता हूँ मैं, और करना भी ऐसा ही चाहिए। तो उसमें कैसे प्रिपेयर किया? तो उसमें तो मैं इसी माइंडसेट से चल रही थी कि अब होना है नहीं, तो निस्वार्थ भाव से दे आते हैं। अगर इंटरव्यूअर ने 130 नहीं दिए तब तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बट ये था कि मैंने जितनी भी चीज़ें पूछी जा सकती थी, जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि आई हैव फिल्ड इन डेप्थ
व्हाट आई नो अबाउट मी, जो भी मेरा अकेडमिक, आई प्रिपेयर वेरी रिगुलसली। मैंने इतनी मोटी से एक डायरी बनाई। देन माई अंकल कनेक्टेड मी विद एन ऑफिसर, तो मैंने उनको पूरा सुनाया कि मैंने ये प्रिपेयर किया है एंड व्हाट एल्स आई शुड प्रिपेयर। नाउ हमारा क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल चाहते हैं ना कि हमें मिल ही जाए, तो आप इतना प्रिपेयर करते हैं उसके लिए कि आपको पता नहीं होता कि रुकना कहाँ है। एंड दैट इज़ वन थिंग, यू हैव टू स्टॉप। तो मुझे पता नहीं था मेरा स्टॉप बटन कहाँ है, तो द ऑफिसर सेड टू मी कि बस बहुत कर लिया है, इतना ही करना है, अब इतना ही प्रिपेयर करके चले जाओ। तो आई जस्ट प्रिपेयर दैट मच। देन मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, वो काफ़ी ख़राब गया था। एंड आई केम टू AVKS। यहाँ पर मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे। यहाँ से आई गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ हो जाएगा, अच्छा जा रहा है। एंड कोइंसिडेंटली मुझे यहाँ पर 109 मार्क्स दिए गए थे इंटरव्यू में। एंड दैट सेम मार्क्स आई रिसीव्ड इन द फाइनल इंटरव्यू। This shows our specialization in the CFP field. She scored 109 marks in paper 2 and 109 marks in the interview part. तो दोनों ही बहुत गेम चेंजिंग रहा, जिसने जो टॉप 100 में आपको लेके आया, ये दोनों पार्ट थे। जी। पेपर 2 के रिगार्डिंग क्या सजेस्ट करना चाहोगे कैंडिडेट्स को कि वो कैसे 100+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो स्कोर किया है? मेरी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं थी कि मैंने इसी के लिए ही प्रिपेयर किया हो, बट आई यूज टू राइट एसेस। तो उन एसे से, और चूंकि सिविल्स की प्रिपरेशन चल रही थी, तो यू गेट द कंटेंट ना। आपको जो लिखने का स्ट्रक्चर है, तो यू हैव टू फॉर्मलाइज वो पैटर्न, आपको फॉलो करना है। जैसे रिपोर्ट राइटिंग का अपना एक फॉर्मेट है, आर्गुमेंट राइटिंग का एक फॉर्मेट है, एसे राइटिंग का एक फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट आप अच्छे से रखिए, और जो वैलिड कंटेंट्स हैं अगर आप उनको पुट करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स। और फिर जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो डू राइट, एटलीस्ट पेपर कंप्लीट कीजिए। जैसे इंग्लिश का कैसा रहा? ग्रामर में तो 25 नंबर की आती है और वो बहुत स्कोरिंग भी रहती है। ग्रामर आई वुड से कि आपको उसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक आई हैव स्कोर्ड रियली वेल इन द ग्रामर पार्ट। अब बता रहे थे कि जैसे बचपन में तो इंग्लिश अच्छी नहीं थी, फिर थोड़ा लेटर फेजेस में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को देखते हुए इंग्लिश तो नेसेसिटी होगी आज के समय की। तो बच्चे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अगर किसी को अपने इंग्लिश इंप्रूव करनी हो तो? मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे मेरी खुद की जर्नी ये थी कि हम छोटे स्कूल्स में पढ़े थे, और छोटे स्कूल्स होते इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वहाँ पढ़ाया हिंदी में ही जाता है। Right. सबके साथ ये रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे आई वेंट टू कैम्ब्रिज स्कूल। वहाँ पे देखा कि बच्चे तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट होता है। तो मुझे ये लगता है कि आपके पास हर स्टेज पे जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हिट करता है, यू हैव 2 चॉइसेस, ईदर टू गिव अप, और दूसरा ये है कि आप वहाँ से उठें, यू एक्सेप्ट कि आप कहाँ पर हैं, और कुछ नया वहाँ से क्रिएट करें। तो धीरे धीरे मैंने अपनी अंग्रेजी पे काफ़ी काम किया। हम सब लेते हैं अंग्रेजी, मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल कैन राइट फंक्शनल इंग्लिश। बोलने में दिक्कत होती है हम सबको, और मुझे बोलना सीखना था। तो धीरे धीरे वहाँ से मैंने बुक, वहाँ जो लाइब्रेरियन थी वो मुझे काफ़ी किताबें देती थी पढ़ने के लिए, और पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। आई वॉज अ वोराशियस रीडर, कुछ भी मिल जाए आई रीड इट। तो मैं उसको काफ़ी पढ़ती थी। उसके बाद सुनती थी। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको सुनना होगा, बच्चे सुनकर ही बोलना सीखते हैं। तो मैं काफ़ी सुनती थी, और बस ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहा। मुझे एसेज लिखना, स्टोरी राइटिंग और पोइट्री का बहुत शौक था। तो फिर मैंने धीरे धीरे, पहले मैं उर्दू और हिंदी में लिखती थी, धीरे धीरे मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। और कुछ इस तरीके से ये एक नेवर एंडिंग फेज है, क्योंकि जब आप थोड़ा लर्निंग का कोई एंड थोड़ी है, आप धीरे विद टाइम आपको इवॉल्व होना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, और उसका सराउंडिंग में आपके आसपास रहना है, उसको आपके एनवायरनमेंट में आपको इंग्लिश को लेके आना पड़ेगा जी। और कुछ चीज़ें जो हैं कि जैसे आपने बोला कि पढ़ने का शौक था आपको, तो चलो शौक था, लेकिन एक एंगल ये भी मैं उसमें देख पा रहा हूँ कि जब बंदा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है, या मिडिल क्लास फैमिली से होता है, या उससे भी नीचे रहता है, तो शौक के साथ उसकी नेसेसिटी भी है, उसको करना ही है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इज द बेस्ट मेथड टू अपलिफ्ट योरसेल्फ या आपकी फैमिली को आपको अपलिफ्ट करना हो। इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? यूपीएससी का इंटरव्यू तो बहुत यादगार रहता है लाइफ में। जी, इससे पहले जो आपने नेसेसिटी की बात की, तो डेफिनेटली मैं इससे बहुत एग्री करती हूँ कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं या उससे भी लोअर हैं, तो द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू नो टू चेंज योर सर्कमस्टेंसेस इसके आप पढ़ाई करें। वही आपके पास सबसे आसान तरीका, अगर हम आप जनरेशंस चेंज कर सकते हैं। जी, आप जनरेशंस चेंज कर सकते हैं, ऑर्बिटल जंप हो जाता है बिल्कुल। और इंटरव्यू का कैसा रहा? देखिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने बहुत की, यहाँ पर भी मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि आप उन चीज़ों में गलती नहीं करते जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, पर उनमें करते हैं जिनके लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं। कभी-कभी और प्रिपरेशन बैकफायर कर जाती है। तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी। कोई भी इंसान पहली बार यूपीएससी का इंटरव्यू देता है, माहौल ही ऐसा है जी। तो मैं जब अंदर गई तो मेरा आफ्टरनून सेशन में था, और जो पहली चीज़ मैंने जाके गई, संजय वर्मा सर का मुझे बोर्ड मिला था, तो मैंने उन्हें बोला गुड मॉर्निंग सर। आफ्टरनून में बोल दिया गुड मॉर्निंग जी। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। तो
वहाँ से थोड़ा सा डर भी लगा कि आपने पहली थोड़ा चीज़ सा गलत कर हाँ दी। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि आते ही मिस्टेक कर दी आपने तो। जी, मैंने जाते ही मिस्टेक कर दी, लेकिन कभी कभी मिस्टेक्स भी आपके लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि Right. उसके बाद क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके जा रही थी कि 130 आएंगे तभी अंदर जाऊंगी, तो मुझे लगा कि अब तो सारे स्कोप खत्म ही हो चुके हैं, आते ही गलती कर दी, पहला ही बुरा इंप्रेशन पड़ चुका है। तो फिर मैंने बोला कि मैं बहुत ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली अपना इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम किस बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे? मेरे साथ जो क्वेश्चंस पूछे थे दे वर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, क्योंकि जैसे मैंने एक बताया कि मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा, इस पे क्वेश्चन मार्क हुआ? हाँ, तो उस पे क्वेश्चंस थे, स्ट्रेंथ के ऊपर थे, हाइट के ऊपर था, लॉन्ग जंप के ऊपर क्वेश्चंस थे मेरे साथ। इसके अलावा फैमिली से Okay. क्वेश्चंस थे, मैरिज के ऊपर क्वेश्चन थे। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, तो दे आर इंटरेस्टेड कि आप कैसे हैंडल करोगे, करेंगे अपनी right. मैरिज को, फैमिली लाइफ को आफ्टर सिलेक्शन। राइट, तो इन सभी पर मेरे ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहता है। जी, मेरे साथ पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन था और जर्नी के ऊपर था कि Okay. कैसे आपका यहाँ इंटरेस्ट हुआ। फर्दर आप ये बताओ कि आपकी बातें सुन के ये समझ में आ रहा है कि फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी बड़े गोल के लिए तैयार कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, तो आपकी फैमिली का रोल कैसे समझते हो आप? ज़िंदगी में सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, किसी भी चीज़ में खुश रहने के लिए जो एक सबसे छोटी चीज़ है, इफ़ यू वांट टू फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, तब भी आपको फैमिली की ज़रूरत होगी। तो मेरी ज़िंदगी में मैं यहाँ तक अगर आई हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी फैमिली का रहा है, स्पेशली माई मदर, माई फादर एंड माई ब्रदर एंड माई मेंटर, माई अंकल और माई मैटरनल फैमिली। एक इतना अच्छा उन्होंने कि ऐसा लगता था, लोग मेरे 11th में बहुत कम नंबर आए थे। आई हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, और हर बार ये होता था मैं टॉप करती थी, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, तो मुझे इंसेंटिव मिलता था कि मुझे और अच्छा आगे करना है। लेकिन 11th में मेरे बहुत कम नंबर आए थे। एट दैट टाइम माई फादर सेड क्या हो गया, सेलिब्रेट करो। हमने कभी अपनी बच्ची के कम नंबर नहीं देखे। मुझे फील हो रहा है कि मेरा करियर खत्म हो गया और इनको फील हो रहा है कि सेलिब्रेट करो। तो मेरी मम्मी और मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा मेरा भाई, लोग कहते हैं कि आप बड़े हैं तो आप जिम्मेदारियां समझते हैं, मेरा भाई मुझसे छोटा था, लेकिन ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर फैमिली। उसको ये था कि मेरी दीदी को अफसर बनना है तो वो अफसर बनेगी, मैं उनके कंधे पर वो 3 सितारे देखूंगा ही। सो ही हैज बीन द कॉन्स्टेंट सपोर्टर हर चीज़ के लिए। अगर आप इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, लोग अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, मैं अपने भैया को फ़ोन करती हूँ, आज ये हो गया भैया, एंड ही काउंसिल मी एंड डू एवरीथिंग। तो बहुत बड़ा उनका रोल होता है। फैमिली के साथ साथ जैसे मान लो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ में दोस्तों का भी बहुत रोल रहता है और मेंटोर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपकी लाइफ में आपके अंकल ने मेंटोर का रोल अदा किया, और वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली से बिलोंग कर सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई टीचर भी हो सकता है। मतलब आपको एक राइट पर्सन मिलना बहुत ज़रूरी है, तो आपका जो जर्नी है एक तो वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, आप स्पीड अप कर लोगे और एक डायरेक्शन आपको सही मिलेगी। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? मुझे ये बात बहुत ठीक लगती है कि देयर शुड बी सम मेंटोर इन योर लाइफ, क्योंकि अगर वो होते हैं तो आपको पता होता है आप अपने सपने अपने दम तक बहुत लंबे समय तक नहीं लेकर जा सकते। हर चीज में एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि टाइम का कंटेक्स्ट हमेशा रहेगा। हाँ, और गिरने का भी रहेगा कि कई बार आप गिर जाते हैं, तो फिर कोई रहना चाहिए ना कि जो आपको सपोर्ट करे कि हो जाएगा। तो जैसे मेरी ज़िंदगी में थे, मेरे अंकल थे, मेरे मामा जी थे, जो कि हमेशा कहते रहते थे कि मैं कहती थी कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, लगता है तब अफसर बनूंगी, और वो कहते थे कोई बात नहीं, बुढ़े अफसर ही होते हैं। राइट, आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कभी कभी आपको एक हेल्पिंग हैंड की नीड होती है, और वो हेल्पिंग हैंड आपको प्रोवाइड करवाने वाला अगर बंदा मिल जाता है तो यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। वो बस आपको ढूंढना है, वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। पीवाईक्यूज के रोल को कैसे समझते हैं, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू के रोल को यूपीएससी की जर्नी में? देखिए, टेस्ट सीरीज़ मैंने तो कोई नहीं लगाई थी, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एसेस लिखा करती थी, तो आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर वो प्रैक्टिस आप खुद से कर रहे हैं या फिर आप किसी टेस्ट सीरीज़ के द्वारा कर रहे हैं, यू शुड प्रैक्टिस। और पीवाईक्यूज आर इम्पॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, आप किसी भी टेरेन में जा रहे हैं, आपको युद्ध लड़ना है, आपको पता तो होना चाहिए कि टेरेन कैसा है। पीवाईक्यूज से यूपीएससी का माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ से आपको पता चलता है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना। आपके दिमाग में एक पैटर्न आता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो डेफिनेटली लुक फॉर पीवाईक्यूज, एंड आपको प्रैक्टिस जो करनी है, यूज टेस्ट सीरीज। और अगर आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं तो खुद प्रैक्टिस। आपने तो रिटर्न 2 बार निकाला है सीएपीएफ का, तो अब अच्छे से बता सकते हैं क्या सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ने से रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा?
जी नहीं, इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारी एनसीईआरटीज जो थी वो स्किप कर दी थी। आई वेंट फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स एंड पीवाईक्यूज से देखो कौन सा टॉपिक आ रहा है, देन रेफर टू द स्टैंडर्ड बुक्स। लेकिन हमेशा ये होता है आप उसको अपना 70% प्रिपरेशन रखिए, स्टिक टू द मटेरियल, चाहे आप जिससे भी कर जो भी आपका रिसोर्सेज होने चाहिए लिमिटेड होने चाहिए, राइट। और जो बाकी का 30% होता है, थोड़ा रिसर्च तो आपको हर चीज़ में करनी पड़ेगी, वो रिसर्च आप। और कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ की तरफ और उसके कारण वो स्विच करता रहता है। आपको ट्रस्ट करना है आपके रिसोर्सेज पे, अपने आप पे, आपका फैमिली पे, अपने प्रिपरेशन पे। अगर आप कहीं पे भी ट्रस्ट लूज़ करोगे तो फिर आपको हर्जाना भरना पड़ेगा उस चीज़ का। ओवरऑल एक जो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, दोनों की जर्नी में मैंने बहुत डिफरेंस देखा है और आपने तो फील ही किया होगा उस चीज़ को। तो एक वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनकी लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करती हैं, स्पेशली अगर फोर्सेस की बात करें तो मैं इसमें पहला तो अपने ये कहना चाहूँगी कि आई हैव बीन रेज्ड इन अ फैमिली जो कि इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरे और मेरे भाई की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं। इनफैक्ट उसका दूध का ग्लास भी मुझे ही दे दिया जाता था, ये पतली दुबली है, इसे पिलाओ। उसको पिलाना भी चाहिए तभी आप सस्टेन कर पाए। जी तो ये था, बट अदरवाइज क्योंकि आप एक आइसोलेटेड केस है, वेरी रेयर केस, आप अपने चारों तरफ देखें और इतनी इक्वालिटी के बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आपकी हेल्थ देखते हैं विच इज़ नॉट एट पार विद द मैन, आप देखें सोसाइटी में देखें। और दूसरा ये है कि जो डिसीजंस होते हैं, आप कहीं भी देखें, डिसीजंस में जो सबसे पहले इन्वॉल्व किया जाता है वो पुरुषों को, घर के जो लड़के हैं उनको वो फ्रीडम ज़्यादा दी जाती है और लड़कियों के लिए वो फ्रीडम काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो आपके ऊपर ये प्रेशर ज़्यादा होता है कि जो भी फैसले आपने लिए, हो सकता है आपके पेरेंट्स ना हो लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं वो रहेगा कि जो भी आपने फैसले लिए हैं वो फैसले आपको सही प्रूफ करके दिखाने, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो फिर आपकी जो वैल्यू है वो घटती जाएगी आगे के डिसीजन मेकिंग। और अगर आप फोर्सेस में आना चाहते हैं तब तो बहुत ही परेशानी होती है, लड़की है कैसे करेगी, कहाँ जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे इसके, क्या होगा, शादी कैसे होगी। फोर्सेस के लिए अलाउ भी नहीं करती है सारी फैमिलीज, बहुत कम फैमिलीज हैं जो फोर्सेस के लिए लड़कियों को अलाउ करती है, क्योंकि हम चाहे कितना भी बोल रहे हैं हम पेट्रियार्कल नेचर की सोसाइटी में, अगर आप ऐसा नहीं फील कर पा रहे हैं तो मीन्स यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। और जब इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आपने हेल्थ का बोला, तो मैंने ऐसा भी देखा है जब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट तो वो फिक्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है, बहुत लड़कियों को बहुत तरह का पेन महसूस करना पड़ता है। और मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैं मेल कैंडिडेट को ही पढ़ाता हूँ, फीमेल कैंडिडेट को पढ़ाता हूँ, कि सर हम कल क्लास नहीं आ पाए, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ था, तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है देखो इनकी लाइफ में महीने में वैसे दिन थोड़े से कम हो जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, तो तैयारी में स्ट्रगल ऑटोमेटिकली बढ़ गया, फिजिकल के दौरान वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके कैंडिडेट्स फाइनल लिस्ट में आ पाती हैं, जैसे आप आ पाई। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको फैमिली को ट्रांसफॉर्म करना है और एम्पावर करना है तो सबसे पहले वुमेन को एम्पावर कीजिए। तो ब्यूटी विद ब्रेन के एग्जांपल्स हम देखते हैं, उनमें से आप एक एग्जांपल हमारे सामने है। और मेल पे अब अलग तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन रहता है, फीमेल पे अलग तरीके का रहता है, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो सबको चाहिए, और जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आपको मिलती है और डिसीजन मेकिंग में भी आप एम्पावर होते हो, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। ओवरऑल फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है कैंडिडेट का 19 जुलाई को, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि दोनों मेल्स एंड फीमेल्स आप अपना बेस्ट दें, लेकिन इफ़ यू आर अ फीमेल और यहाँ आप इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने कितनों को कन्विंस किया होगा कि मुझे इसमें तैयारी करनी है, बिल्कुल। सो डू योर बेस्ट। आपके साथ बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट डू योर बेस्ट। वो संघर्ष रहेंगे तो इनको आप एक सीढ़ी बनाएं कि मैंने इतना सहा है, मैं इतने पेन के बाद भी कर रही हूँ, तो अपने उस स्ट्रगल को वेस्ट मत जाने दें, आगे बढ़ें और अच्छा करें। अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको ग्रैब करना चाहिए, कि कोई भी पर्सन है उसको 100% डिस्ट्रैक्शन आती है, अगर जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो डिजर्व ही नहीं करता। तो आपको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपना 100% एफर्ट डालना है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। समय लग सकता है, मैंने तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, कुछ लोगों की तो बहुत बड़ी लंबी जर्नी रही है लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और कुछ लोगों को बिल्कुल समय से भी मिल गया है कि 1 साल के अंदर ही सब कुछ जो वो चाहते थे उन्होंने हासिल कर लिया। सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना एक स्ट्रगल है, तो कैंडिडेट अगर मेहनत करता है और सही डायरेक्शन में करता है तो पॉजिटिव रिजल्ट तो आ ही जाता है। जी, आपने अभी जैसा कहा कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है जो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को डिफर करती है कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट से। अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, आप कल के भरोसे मत रहिए, एंड डेफिनेटली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके मन का नहीं होता तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए कुछ और बढ़िया। लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई, हमें बस लगता है एक टाइम के कंटेक्स्ट में कि यही मेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है।
हालांकि जब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है तब एफर्ट ऐसे ही देने चाहिए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आती रहती है इंसान की लाइफ में। इवन जो कैंडिडेट्स, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स खुद से तैयारी करना चाहते हैं या कहीं पेड कोचिंग में इनरोल नहीं कर सकते, उनके लिए हम यूट्यूब पे भी फ्री सीरीज स्टार्ट करते हैं पेपर 2 प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, पेपर 1 के रिगार्डिंग। हमारा इस साल का टारगेट है कि 150 आवर्स से भी ज़्यादा हम कैंडिडेट्स को फ्री में पढ़ाएं और वहाँ पे वो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मेंटरशिप का कोई पैसा नहीं है, वो कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी है, 10 साल हो गए CAPF के लिए ही डेडिकेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो कैंडिडेट कैन यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म फॉर देयर प्रिपरेशन। यस सर। और सर यहाँ की एक बात और है कि आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस एकेडमी, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर यू गेव मी योर नंबर और फिर बिफोर गोइंग इनटू इंटरव्यू आई कॉल्ड यू कि सर क्या करना है एंड देन तो यहाँ पर अगर जैसे ये फ्री इनिशिएटिव है, दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव कि जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि करना क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कल इंटरव्यू है, घबरा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है ना कि बता दें कि ऐसे करना है या क्या, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। अभी 2025 वालों का भी इंटरव्यू आने वाला है, उनको क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं मैसेज यही दूंगी कि आप अपना बेस्ट कीजिए। आपको नहीं पता, क्योंकि इंटरव्यू के बाद मुझे भी लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने सारी होप गिव अप। इंटरव्यू के टाइम पे सबको ऐसा लगता है मैंने ब्लंडर कर दिया, मैंने ये कर दिया सबके, लेकिन नंबर देखता हूँ ना, किसी के 109, 110, 120 ऐसे नंबर मिलते हैं सबके। जो अभी लास्ट कैंडिडेट मिला तो वो बोला सर गुड इवनिंग की जगह मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया, 120 नंबर आए उसके, क्योंकि बाद वाले पार्ट में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, छाप छोड़ने वाली बात है, लास्ट में कैसी छाप छोड़ के आते हो। जी, तो मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, इनफैक्ट मैंने अपना रिजल्ट भी चेक नहीं किया था, तो समवन एल्स टोल्ड मी कि यू हैव गॉट रैंक 55, कांग्रेचुलेशंस। मैंने उस टाइम पे आई आल्सो क्लियर्ड प्रीलिम्स, तो मुझे लगा कि प्रीलिम्स में भी रैंक होती है क्या होता है कभी कभी इंसान को ना, जब मेहनत की होती है लेकिन बैक ऑफ द माइंड, ठीक है मैंने देखूंगा इसका जो आएगा तब देखा जाएगा, जब ऑटोमेटिक। और मैं भी कैंडिडेट से पूछता हूँ कि कैसा गया पेपर, कितने नंबर बन रहे हैं सर, अब तो जो आएगा तभी देखेंगे कि, तो रहता है अपना अपना अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, आप उनमें से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको फिर भी कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेवर गिव अप एटीट्यूड लाइफ में रखना है। एग्ज़ाम है, अभी भी अच्छे से एफर्ट करोगे तो एग्ज़ाम निकल सकता है, इंटरव्यू है उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे जैसे जो भी स्टेज हो तब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, वही हमको करना है। फिर भी कोई डाउट आता है गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।